लाखों सवालों के बीच से एक आसान सा हल निकलेगा। इस मुश्किल आज से होकर एक सुनहरा कल निकलेगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। मेरा नाम है मेघा शर्मा और मैं सृजन शर्मा आज आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मेघा, आज के इस प्रोग्राम की हमारी विधि क्या रहेगी? सृजन, आज का कार्यक्रम बेहद ही खास होने जा रहा है। आज का पूरा कार्यक्रम दर्शकों 3 सेगमेंट में विभाजित है। पहले सेगमेंट की बात करें तो आज का पहला सेगमेंट होने जा रहा है योग और जीवन। जी हाँ दर्शकों, योग और जीवन, योग की हमारे जीवन में कितनी महत्वता है इस बात का वर्णन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और योग के बारे में आज हमें जागरूक करने के लिए हमारे समक्ष आज मौजूद हैं फुलमा नेगी जी। फुलमा नेगी जी पिछले 15 वर्षों से लोगों को योग और प्राणायाम के बारे में जागरूक कराने का एक महान काम कर रही हैं। फुलमा नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के। सबको मेरी तरफ से नमस्ते और यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा है, आज की जीवन शैली में योग सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी अपनी जीवन शैली के लिए सुबह मॉर्निंग में हम उठे और योग और प्राणायाम से जुड़े। और योग और प्राणायाम से जुड़ने का हमारा मकसद क्या है? हमारा पूरा शरीर जो है, सबसे पहले एक तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है और दूसरा हमारी मन की शांति होती है। जी हाँ फुलमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के हमारे यहाँ पे आई। हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि सुबह सुबह का समय है मैम, तो हम सबसे पहले उठते ही हम कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होएं जो कि सही रहेगा हमारे शरीर के लिए? ठीक है, सबसे पहले तो हम जैसे उठे तो अपने किचन में सबसे पहले एक सील गर्म पानी गर्म करें और उसको मेरा चाय के बदले उसको पिए। अगर चाय की जगह जो मॉर्निंग में हम बेड टी लेते, मेरा ये रहेगा कि वो ना लें, दर्शक को कोई भी ना लें उसको। और उसके बदले हम जो है थोड़ा सा, कभी हम मेथी वाली टी ले सकते हैं, कभी हम अजवाइन की टी ले सकते हैं। थोड़ा अजवाइन भिगोए और नाइट में रखे और सुबह उसको पिए। और कभी जीरे वाली डिफरेंट टाइप जो हमारे घर में मसाले होते हैं उसकी हम सुबह मॉर्निंग में टी के, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा। साकर ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। और उसकी शुरुआत फिर हम उसके जो हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक हम नहीं कर सकते हैं तो हम घर में ही वॉक कर सकते हैं, जिसे हम योगा में ऐड करते हैं योगिंग जॉगिंग। जी, वो कैसे करते हैं मैम, उसका थोड़ा सा उसके हम 12 पोजेस है, 12 तरह से हम करें। तो मैं बताऊंगी डेमो करके कैसे करने। स्लो करें सब, क्योंकि बारिश है या मौसम हमारा खासकर शिमला का बहुत खराब रहता है, तो हम घर बैठे ही वॉक कर सकते हैं। और उसके बहुत फायदे हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर का एक एक अंग पूरा फ्लेक्सिबल बनता है और साथ में एक हमें एनर्जी भी मिलती है। जो हमारे दर्शक साथ साथ फॉलो करना चाहते हैं वो साथ साथ में हमको फॉलो भी कर सकते हैं। वो फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी जॉगिंग से। पहला होगा, हम अपने हाथों को, मुट्ठियों को यूं बंद करें, सांसों के साथ इसको करें, थोड़ा वॉक करें इस तरह ही धीरे धीरे, बिल्कुल वॉक करें। आप कितने मिनट कर सकते हैं? हम 5-10 मिनट 50 बारी हम इसको वॉक कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा होता है, धीरे अपने पैरों की मूवमेंट और हाथों की मूवमेंट। सेकंड हमारा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को देखते हुए वो इसका ज़रूर अभ्यास करें, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर हमें बता रहे हैं अभी। तो सेकंड हमारा रहता है अपनी आर्म्स को, बाजुओं को ऊपर ले जाना और पीछे से पैरों को। तो देखिए, मुझे सांसों के साथ इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। इस तरह करें 10 बारी 20 बारी, जितनी बारी आप कर सकते हैं। तो ये सेकंड रहेगा। थर्ड हमारा नीज के लिए रहेगा। नीज को, घुटने को हमने स्ट्रांग बनाना है और थाइस की बहुत जो मोटी होती है, हैवी होती है, उनके लिए ये रहेगा। सांस भरते हम ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ये सांसों के साथ कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा, तो ये साथ में वॉक भी हो जाता है और एक एक शरीर के पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ये तीसरा। और चौथा हमारा रहेगा घुटनों के लिए। जिनको घुटनों में दर्द है वो ज़्यादा ना झुके और घुटने बिल्कुल हमारे रहेंगे। आजकल घुटनों में बहुत प्रॉब्लम आती है। सांस भरते हम नीचे जाते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं, छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे। नेक्स्ट हमारा रहता है 5वां, पैरों को हम खोल देते हैं और बाजुएं बिल्कुल शोल्डर के इक्वल, और हम राइट घुटने को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट बिल्कुल सीधा रहेगा। ये भी सांसों के साथ है। सांस भरते हुए फिर हम छोड़ते हुए वापस आते। फिर सेकंड
दूसरी तरफ लेफ्ट और फिर वापस आए, फिर राइट, इस तरह। फिर इसका हमारा नेक्स्ट रहेगा, हम इस तरह मोड़ेंगे, राइट घुटने को हम मोड़ेंगे इस तरह, और लेफ्ट लेग हमारी पूरी रहेगी, पूरी स्ट्रेचिंग हमारी एड़ी से लेकर सिर तक, और हम ऊपर को देखेंगे साथ में गर्दन की भी, और वापस आएंगे। फिर दूसरी साइड, पहले हमने लेफ्ट राइट, फिर अब लेफ्ट। सृजन, जैसे कि मैम पीछे अभी रहेगा। जॉगिंग कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि शिमला की बात करें या मनाली जैसे और एरियाज की वापस। बात करें, मॉर्निंग वॉक आज की डेट में जाना, और आएंगे। मौसम इस तरह का है बहुत कि मुश्किल काफी है। मुश्किल हो जाता जी, है, साथ तो में- काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये। जैसा मैम ने बताया भी, बंदर वगैरह की भी काफी दिक्कत राइट, रहती है। शिमला तो- में बंदर है, शिमला की अगर बात करें स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग्स इतने रहते हैं जी, सृजन। जी, तो उससे बचने के लिए घर में ही जो ये जॉगिंग हम कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा रहेगा साइड से, जो साइड फैट होता है उसके लिए सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल अपने कान के साथ टच करेंगे, और एक हाथ हम नीचे बिल्कुल लेग के साथ एड़ी को टच करने की कोशिश करेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती है, जो नए साधक होते हैं वो हमारे एक साथ ना करे, कम से कम इसको महीना लग जाता है ये फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए। और रिलैक्स। फिर नेक्स्ट होगा हमारा, राइट से लेफ्ट को जाएंगे हम, एक हाथ उठाएंगे, इसको कोणासन कहते हैं। सीधा हाथ उठाया और उल्टे पैर को टच करा, और जो उल्टा हाथ है वो हमें सीधा है, गर्दन से हमें बीच वाली उंगली को देखना है आंखों से, और गर्दन की भी एक्सरसाइज। एक एक बॉडी के पार्ट को हमें मोमेंट में लाना पहले। फिर दूसरी साइड, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये हम कम से कम इसको 10 बारी, 15 बारी, 20 बारी तक कर सकते हैं। नो रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे 10वां पाद हस्तासन। सांस भरते हुए हम पीछे को जाएंगे पूरे, जिसको कमर में दर्द है वो पीछे नहीं झुके, बाकी झुक सकते हैं सब, और धीरे सृजन, धीरे जैसे मैम ने बताया कि वापस। जिसको पीठ में दर्द है या घुटनों में दर्द है, वो इस आसन को थोड़ा ध्यान से करे। तो जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो जब भी आप कोई आसन करते हैं, अगर आपके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, वो तो धीरे थोड़ा धीरे उसको करें। ध्यान में रखते हुए करें, और धीरे धीरे आसन करना बेहद जरूरी है। क्यों बिल्कुल, सृजन? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। स्लो मोशन में करना है, धीरे धीरे इसकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं। और फिर करेंगे हम, एक पीटी होती है, पाद हस्त और संचालन आसन, पूरी बॉडी की इसमें एक्सरसाइज होती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा 11 था। 11वां। और अब हम करेंगे 12वां अभ्यास। उसमें पहले हम आर्म्स को बिल्कुल शोल्डर के इक्वल, और पैर हमारे जमीन पर रहेंगे। इसको हम त्रिभंगी भी कहते हैं और योग नृत्य भी कहते हैं। सिर्फ इसमें हमारे हाथ और हिप्स को ट्विस्ट होंगे इस तरह, राइट से लेफ्ट, और फिर वापस। फिर इसको हम फास्ट करें थोड़ा, तो इस तरह पैर हमारे वहीं पर रहेंगे। ये पूरा कमर के लिए ट्विस्टिंग है। ये हमारे 12 योगिक तो मेगा, ये हमारा सिर्फ वार्म अप ही था अभी तक। ये तो बिल्कुल। वार्म अप में ही हमारे योगिक जॉगिंग में हमारी 12 वेरिएशंस आएगी। 12 वेरिएशंस, बिल्कुल तो सृजन। हमारा जो फिटनेस की जो जर्नी होने वाली है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है दर्शकों। सृजन, जैसे हमने देखा जॉगिंग में वार्म अप तो था ही, लेकिन एक तरह से फुल बॉडी वार्म हो गई है बिल्कुल, हमारी। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सूर्य नमस्कार की, तो जी। सूर्य नमस्कार भी अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ योगासन कहा जा सकता बिल्कुल। है। उसमें भी 12 डिफरेंट आसनास होते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि मैम थोड़ा वो भी बताएं उसके बारे में हमारे दर्शकों को। ठीक है। सूर्य नमस्कार खाली 12 ही पोजेज उसके नहीं है, उसमें हमारे इंटरनल पे बहुत उसका फायदा होता है। साथ अच्छा। में बच्चों की हाइट डिफरेंट टाइप, हर तरह से हमारे मन को भी वो शांत करता है, एकाग्रता लाता है। अगर सूरज के सामने ये किया जाए तो हमारी ऊर्जा, जो सन की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवेश होती है। तो इसलिए हम पहला आसन करेंगे सूर्य नमस्कार का, ये है नमस्ते, बिल्कुल छाती के बीचों बीच नमस्ते। सांसें नॉर्मल, ये सांसों के साथ है इसका सारा कॉम्बिनेशन। फिर हम ऊपर करेंगे हस्तोत्थानासन, पीछे को ले जाएंगे सांस भरते हुए, और फिर पैरों को छूने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला चौथा, राइट घुटना बिल्कुल लेग्स के बाजुओं के बीचों बीच,
इस तरह से, इसको कहते हैं अवश्य चालन, घोड़े की इस तरह से दौड़ता है। और फिर हम पीछे ले जाएंगे राइट पैर को, जो हमारा लेफ्ट था, नाभि को देखेंगे, सांसें छोड़ते हैं। ये है पर्वतासन, पर्वत इस तरह खड़े होते हैं जी। देन हम घुटनों को जमीन पर रखेंगे, देन चेस्ट, ये साष्टांग प्रणाम आसन। फिर हम आगे को होंगे, ऊपर उठे भुजंगासन, कोबरा, सांस भरते हुए। फिर वापिस आए हम पर्वतासन, फिर हमने लेफ्ट टांग आगे, दक्षिण अवश्य चालन, वामवश्य चालन आसन। फिर दूसरा पैर आगे, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, पैरों को छूने की। फिर हम 11 सांस भरते हुए ऊपर हस्तोत्तान आसन, जिस तरह हम अर्घाय नमो, और वापस आए हम नमस्ते की मुद्रा में। ये सूर्य नमस्कार के 12 पोजेज है और सांसों के साथ इसका कॉम्बिनेशन। जी हाँ दर्शकों, 12 पोजेज का ये हमारा सूर्य नमस्कार था। सूर्य नमस्कार नाम है इसका, तो जाहिर सी बात है सुबह की जब हम अपने वर्कआउट की या जब हम अपने जो प्राणायाम की शुरुआत करें तो हम शुरुआत ज़रूर सूर्य नमस्कार से ही करें। यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था सृजन, कि सूर्य नमस्कार मैम इस आसन का नाम है, तो क्या ये सूर्य उदय के समय ही किया जा सकता है या शाम को भी किया जा सकता है? क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार क्या होता है कि सुबह कई बार लोगों को समय नहीं मिलता है, तो क्या वो शाम को कर सकते हैं? हाँ, शाम को कर सकते हैं, बट ये कि अगर हम सूर्य के उदय होते हुए करें तो मैंने जैसे पहले कहा कि सूर्य की एनर्जी हमारे भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रवेश होगी, हम सूर्य की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। बहुत खूब। जैसे कि सृजन मैम ने कहा सूर्य नमस्कार, जिस तरह से सूर्य की रोशनी इस जगत को अपनी ऊर्जा से, अपने प्रकाश से भर देती है, उस तरह से वो जो आभा है सूर्य की, वो जो प्रकाश है, वो जो दिव्यता है, वो हमारे अंदर भी आती है। तो अगला कौन सा आसन हम करेंगे? अगली मैं सोच रहा था मेघा, जैसे बच्चे हैं आजकल, काफी कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हाइट के इशू से बहुत ज्यादा आजकल ये बहुत ज्यादा इशू देखने को मिलता है, तो वो उसकी क्या कोई हमारे पास उसका सोल्यूशन है मैम? कोई आसन बच्चों के लिए हमारे पास ताड़ आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खासकर हाइट बनाने के लिए, बच्चों की हाइट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम मॉर्निंग में उठते भी हैं तभी हम जैसे बेड से उठते तो हम ऐसे ताड़ते, तो ताड़ आसन जो है एक वृक्ष है, बहुत लंबा होता है, जैसे कहते हैं उसमें ब्रांच नहीं, तो सूर्य ये जो है हम ताड़ासन को अगर हम करें, बच्चों को करवाएं, तो बच्चों की हाइट ज़रूर बढ़ती है और पूरी बॉडी की इससे स्ट्रेचिंग होती है। तो कैसे करेंगे हम इसको ताड़ासन को? धीरे धीरे हम अपने आर्म्स को बिल्कुल शोल्डर के साथ और स्लो स्लो हम ऊपर ले जाएंगे। तो जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, माता पिता है या ग्रैंड पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को इनिशियल ईयर्स में तो ज़रूर है कि ताड़ासन ज़रूर करवाएं, ताकि उनकी जो लंबाई है वो बढ़े, उनकी हाइट बढ़े। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं ना कहीं हाइट भी होता है सृजन। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही ये रीढ़ की हड्डी को भी बहुत मजबूत करने में मदद करता है, मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत ज़रूरी है, खासकर ग्रोइंग किड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सांस भरते हुए, जिस तरह मैंने कहा, पहले अपने आर्म्स को, जिस तरह हमारी बाजुएं धीरे धीरे ऊपर जाएगी, हम थोड़े पैरों को उठाने की कोशिश, पहले एड़ियाँ उठेगी और फिर हम पंजों पे स्टेबल रहेंगे, खड़े रहेंगे, पंजों पे अपना बैलेंस बनाएंगे और हाथों को ऊपर से फिर इंटरलॉक करेंगे, हथेलियाँ हमारी आसमान की तरफ। देखिए तो हमारा जो है पंजों से लेकर पैर से लेकर सिर तक पूरी स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी की, और सब कर सकते हैं इसको। जिसका मोटापा है, मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। साइड फैट है जिसको बेली फैट कहते हैं, आगे स्टमक का फैट है, उसके लिए बाजुओं के नीचे हमारा फैट होता है, उसके लिए भी, थाइस के लिए पूरी स्ट्रेचिंग और खासकर हाइट बनाने के लिए। सांसों को भरते हुए ऊपर, फिर रुके वहां पे, स्ट्रेचिंग करें और नीचे। फिर साइड में इसका दूसरा भाग है, तिर्यक ताड़ कहते हैं इसको भी हम। साइड के लिए इसी तरह सांसों को भरते हुए ऊपर और साइड को हम। तो यानी कि मेरा ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, पर साथ ही साथ बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, जैसे कि मैम ने बताया कि आजकल मोटापे की भी समस्या देखी जाती है, वो भी इससे दूर होता है और एक तरह से फुल बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है कहीं ना कहीं इससे। तो ज़रूर ताड़ासन ज़रूर करें जैसे ही आप सुबह उठें। अपने बच्चों को तो कराएं, साथ में खुद करके बताएं तो शायद बच्चे भी और ज्यादा जोश के साथ बच्चे वही करते हैं जो वो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं। और योग को जीवन में अपनाना समय की मांग है,
योग एक तरह से योग का जन्म ही सृजन भारत में हुआ। बिल्कुल। और कोविड के बाद तो योगा की जो महत्ता थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। मेगा कोविड के टाइम पे सारे जिम बंद थे, किसी और तरीके का आप घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो योगा ही एक तरीका था जिससे इंसान अपनी शारीरिक फिटनेस को जारी रख सकता था। बिल्कुल। तो योगा कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रचलन इसका हो गया है। तो दर्शकों, हर दिन जैसे ही आप अपनी सुबह की शुरुआत करें, योगा ज़रूर करें ताकि आप अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको ऊर्जा के साथ कर सकें। चलिए मेगा, चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगले आसन के बारे में थोड़ा हमें बताएं कुछ। जैसे कि मैम आपने बताया ताड़ासन बच्चों की लंबाई को बढ़ाता है, इसके साथ साथ ही जो है ताड़ासन हर व्यक्ति कर सकता है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक कर सकते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात अभी हम करना चाहेंगे, हमने कोविड की बात करी कि बच्चों की हाइट तो ठीक है, लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ कि बच्चों की जो अटेंशन और कंसंट्रेशन स्पैन था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया कहीं ना कहीं। तो आपको ये आसन बताएंगे, वृक्षासन भी शायद कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। हमारी सबको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए है जी। और हमारी पूरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता आती है, उससे मन स्टेबल रहता है जी। तो ये भी वैसे सबके लिए है, बच्चों के लिए तो है ही है। तो ये भी हम कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले राइट टांग को उठाना है, आराम से उठाना है धीरे धीरे, और ये लेफ्ट थाइज है इसके ऊपर। इसको ना, ये जो है इसको ध्रुव आसन भी कहते हैं। ध्रुव जी ने इस तरह से तपस्या की थी। सृजन, कभी आपने वृक्षासन ट्राई किया है घर पर? जी मैंने ट्राई किया है, पर मैं बैलेंस करने में उतना अच्छा नहीं बैलेंस हूँ, इसका मुझे बनाना बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रैक्टिस की जब ज़रूरत हमारा है। बैलेंस, स्ट्रक्चर बैलेंस ठीक होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर बैलेंस के साथ मन की एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे वापस देन फिर दूसरी साइड से लेफ्ट को अब हमने उठाया राइट थाइस। जैसे मैम ने बताया कि इसे ध्रुवासन भी कहा जाता है, यानी कि हमारे मन की एकाग्रता को ये बढ़ाता है कहीं ना कहीं। दर्शकों को देखने में ये काफ़ी इजी सा आपको लग रहा होगा, लेकिन बैलेंस बनाना एक पाँव पर बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप वृक्षासन भी ज़रूर करें, आपका कंसंट्रेशन स्पैन भी बढ़ेगा, मन की जो चंचलता है सृजन वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। और वो जाहिर वही सी योग बात है, एक पैर पे बैलेंस कर रहे हैं तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो एक ही तरह डायरेक्टेड रहनी चाहिए, नहीं तो आप बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा माना है। भस्त्रिका आसन के बारे में मैम थोड़ा हमें बताइए। भस्त्रिका आसन नहीं है मेघा जी, भस्त्रिका आता है हमारा प्राणायाम में। तो हम बेटर है कि अगर हम आसन करना चाहे, इसके साथ हम अर्धचंद्र आसन कर देते हैं, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बच्चों को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। हम हाथ पीछे यहाँ पे लगाएं कमर पे और धीरे धीरे अपनी नेक को उठाते हुए। थायराइड की जो प्रॉब्लम है बहुत हर दूसरे तीसरे शख्स को देखने को मिलती है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो थायराइड के लिए आप ये आसन जरूर कर सकते हैं। इसमें खुली रख सकते हैं, कमर के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आना है। जिसको कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइट है, वो ना करे इस आसन को। इसके साथ मैं दूसरा आसन बताऊंगी जो बच्चों की थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा बैठ के हम करेंगे। धीरे धीरे हम बैठे, ये हमारा वज्र आसन होता है जी। इस तरह से हम खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठते हैं। जब भी हम खाना खाएं तो सबको हमारे 2 मिनट 3 मिनट इवन 5 मिनट तक इस आसन में खाने के बाद बैठना चाहिए। ये हमें वज्र आसन होता है। इस तरह बैठे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके साथ हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन भी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या करें, हम घुटनों के ऊपर बच्चों को ये करवाएं, दूर उठते हैं ऐसे ऊपर, हमें अर्धचंद्र किया था, ये भी थायराइड। अब इसमें हम पूर्ण उष्ट करेंगे। अपनी सीधे हाथ को आराम से सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, एड़ी के साथ टच करेंगे और दूसरा भी पीछे, और आईज ओपन। ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा है। शोल्डर भी स्ट्रेच हो रहे हैं आपके से, राइट। कमर भी हो रही है, आगे से स्टमक भी हो रहा है। और धीरे से वापिस आए हम। इस तरह से ये था हमारा पूर्ण उष्ट आसन, which means ऊंट की तरह। मैम ये देखने में हमारा काफ़ी हद तक भुजंग आसन से बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, तो इनमें क्या कोई फ़र्क भी रहता है? हाँ, भुजंगासन मीन्स भुजंगासन कोबरा होता है। वो भुजंगासन हम
लेट के करते करते हैं। जिस तरह अभी मैंने जो सूर्य प्राणायाम किया था उसमें जी। भी मैंने भुजंगासन किया था। अगर जी। भुजंगासन हम करें तो हम लेट के इस तरह से जमीन पे, ये हमारा पहले होता है मकर आसन, जी बिल्कुल। ऊपर पूरा उठेंगे हम, मतलब जो हमारी कमर होती है यहाँ से पूरा उठना है जी हमने। जी 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 और बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें नजरें आसमान की तरफ, जी। स्ट्रेच फील करना है कहाँ पे, कमर में, लोअर बैक में, यस लोअर बैक, लोअर बैक। बिल्कुल। जी। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, हर आसन के साथ, हर प्राणायाम के साथ सांसों का कॉम्बिनेशन, जी। ये है भुजंग आसन। मेगा जैसे आप देख रहे हैं हर आसन के साथ मैम सांसों की बात ज़रूर करें। मेडिटेशन करते हुए भी कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें तो वो सबसे अच्छे तरीके की, सबसे पूर्ण तरीके की मेडिटेशन वो मानी जाती है। बिल्कुल सृजन। तो कितना ज़रूरी है सांसों का कॉम्बिनेशन आसनों के साथ करना, ये मैम बता ही तो रही हैं। दर्शकों, जैसे कि मैम ने बताया और सृजन ने भी बताया कि सांसों का जीवन में कितना महत्व है। बिना सांस के सृजन हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हमें सही से सांस लेना भी नहीं आता जी। कि लंग्स में हम पूरा सांस भरे उसे छोड़े। और जिसने अपने सांसों पे केंद्रित कर लिया, सांसों पे अच्छे से ध्यान लगा दिया, जी। उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल। वो एक उसका बैलेंस आ जाता है जीवन में। बिल्कुल। मैम, ये तो बात थी आसन की। कहीं ना कहीं ये हार्डवेयर की तरह काम करता है, आपकी आउटर बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। पर हम बात करेंगे अब कुछ प्राणायाम की, जो आपके मन को कहीं ना कहीं शांत करता है। तो थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताएं और थोड़ा सा करके बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो हम जब भी हम कोई प्राणायाम करें, हमें बैठने की स्थिति 4 तरह से हम बैठ सकते हैं। नंबर 1 ये सुखासन, जिस तरह हम आराम से बैठ सकते हैं। नंबर 2 ये अर्ध पद्मासन, पूरा आधा बैठते हैं हम इसमें। और फिर हम पूरा जो पद्म आसन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये हथेलियाँ हमारी ऐसे ऊपर को होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो सारे इस आसन में नहीं हम बैठ सकते, तो हमें क्या सुखासन में ही बैठना है। जिस तरह से चेयर पे भी हम बैठ सकते हैं, प्राणायाम कहीं भी कर सकते हैं, बट क्या हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। पोस्चर हमारा सीधा होना चाहिए, पोस्चर पे मेन ध्यान होना चाहिए कि पोस्चर प्राणायाम करते हुए हम ऐसे ना बैठे, हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, गर्दन सीधी, और पूरे शरीर पे, पूरे चेहरे पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, शरीर बिल्कुल हल्का। और नंबर मुद्राएं होती है इसमें, और ये जब हम अंगूठे और ये फर्स्ट फिंगर को हम करते हैं तो ये होती है हमारी ध्यान मुद्रा। जब हम इसको अंगूठे के साथ हम इंडेक्स फिंगर को लगाएंगे तो ये बनती है वायु मुद्रा। तो कुछ प्राणायाम करते हुए हम मुद्राओं का भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पहला प्राणायाम हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। साइनस की प्रॉब्लम है, फेफड़े में कुछ भी प्रॉब्लम है, और उस जैसे आजकल कोविड था, कोविड के दौरान हमारे फेफड़ों पे अटैक हो रहा था, हमारे फेफड़े खराब, लंग्स खराब हो रहे थे। तो हमें सबसे पहले ध्यान करना अपनी सांसों पे, अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कहाँ कैसे करेंगे हम? भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। तो हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। ये 2.5 सेकंड का सर्कल है। हम गहरा लंबा सांस लेंगे। कहाँ से लेना? मुंह से नहीं लेना है, नाक से लेना है। नोस्टल ये हमारी दोनों है। जब हम सांस भरेंगे तो हमारी चेस्ट अप होगी, छोड़ते हुए नीचे। प्राणायाम करते हुए हम आइज़ को भी बंद करने की कोशिश करें। जब हम अभ्यास हो जाता है रेगुलर, तब हमें अपने आप आंखें बंद हो जाती। आंखें क्यों बंद करते? ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए। आंखों की चंचलता, कभी इधर देखा तो ध्यान कंसंट्रेशन के लिए हम आंखों को क्लोज कर लेते, बंद कर लेते। तो पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका। जी मेगा, ये तो हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। कितनी कंसंट्रेशन इसमें हमारी बढ़ती है। पर अगर हम कोविड की बात करें, कोविड की वजह से शारीरिक तौर से तो लोगों को हार्म हुआ ही हुआ, पर उसके साथ साथ लोगों के मानसिकता पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो ऐसे भी ज़रूर दर्शक उसके लिए जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़रूर जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं। और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप घर पर ही करें। जैसे मैम ने बताया कि प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का ये जो हमारा सेगमेंट था,
आज हमारे दर्शकों ने, हम आशा करते हैं, बहुत कुछ जाना होगा। तो हम जो है सृजन दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर योगा करें, और आपके साथ हम भी ज़रूर घर जाकर ज़रूर योगा करेंगे। और ताकि आपका जीवन जो है खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आने के लिए। सुबह सुबह का समय है, कुछ अच्छा सा संगीत हम सुन लेते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह से योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसका अपना एक अलग महत्व है, उसी तरह से जीवन में संगीत का महत्व है। योग की तरह संगीत ही संगीत जो है वो हमारे जीवन पर और हमारे दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक असर डालता है सृजन। बिल्कुल। तो आप क्या सुनना चाहेंगे? आपको पहाड़ी में क्या क्या पसंद है सृजन? मैम, पहाड़ी हमारा जो अपर हिमाचली सॉन्ग है वो भी मुझे पसंद है, और जो हमारे कुल्वी गाने हैं उनसे मुझे बहुत लगाव है। वाह। तो हिमाचल हमारा विविधताओं से भरा है, 12 जिले हैं, अलग अलग बोलियां हैं, और जैसे सृजन ने कहा कि उनको कुल्लवी सॉन्ग बहुत पसंद है, तो कुल्लवी सॉन्ग सुनना चाहे कोई? जरूर। जब हम कुल्लवी म्यूजिक की बात करते हैं, कुल्लवी गीत की बात करते हैं, तो बहुत से गायकों का जो नाम है वो हमारे जहन में आता है। उसमें से एक नाम है इंद्रजीत जी का। उनके बहुत सारे गाने आपने कोई सुने हैं सृजन? उनके कोई गाने सुने हैं आपने जो आपको ध्यान में हो? काफ़ी सुने हैं, पर चलते हैं उसी की तरफ जिसमें हम आज बात करेंगे, नहीं तो पूरा दिन लग जाए, हम वो बात खत्म नहीं कर उनके पाएंगे। बहुत से गाने हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उसमें बोल सकते हैं साजा लागा माघेरा, सोलमा। पर आज हम अपने दर्शकों को उनका एक खास गाना सुनाते हैं। वो कौन सा सॉन्ग है? वो है पाखले मानुआ। जी हाँ, तो आपको हम सुनाते हैं इंद्रजीत का एक लोकप्रिय संगीत जो है उनके द्वारा गाया गया है, वो है पाखले मानुआ। तेरी नजर मिली मारे नटी नच दे, तेरी नजर मिली मारे नटी नच दे, मेरा दिलड़ू लुटी ले गई हंस हंस दे, दिलड़ू लुटी, हाँ जी दिलड़ू लुटी ले गई हंस हंस दे, पखली मनुआ, हाँ जी पखली मनुआ, हंस हंस दे, मेरा दिलड़ू लुटी ले गई हंस हंस दे। चल दे फिर दे सब पूछ दे, चल दे फिर दे सब पूछ दे, सच्चे साथियों कम मिल दे, सच्चे साथियों कम मिल दे, पखली मनुआ, हाँ जी पखली मनुआ कम मिल दे, मेरा दिलड़ू लुटी ले गई हंस हंस दे। पटू दाठू लाई तुम्हें जच दे, पटू दाठू लाई तुम्हें जच दे, टोपी कल गिलाई में जच दे, टोपी कल गिलाई, टोपी कल गिलाई में जच दे, पखली मनुआ, हाँ जी पखली मनुआ में जच दे, मेरा दिलड़ू लुटी ले गई हंस हंस दे। गाँवरे मानू होंदे बड़े शोभले, ओ गाँवरे मानू होंदे बड़े शोभले, सभी रे मने वो दिले बस दे, सभी रे मने ओ, हाँ जी सभी रे मने वो दिले बस दे, पखली मनुआ, हाँ जी पखली मनुआ मने बस दे, मेरा दिलड़ू लुटी ले गई हंस हंस दे। पंछी जाल फंस गए बच्चे बच्चे दे, हाँ जी पंछी जाल फंस गए बच्चे बच्चे दे, एबे साथ न छोड़ी मारा दरस दे, साथ न छोड़ी मारा, हाँ जी साथ न छोड़ी मारा दरस दे, पखली मनुआ,
ओ पखली मणुआ दरस ते मेरा दिलड़ू लुटी ले गई हस हस दे वाह सृजन, मतलब मज़ा आ गया ये गाना सुन के। और इंद्रजीत जी ठेठ कुल्वी भाषा में गाते हैं और वेशभूषा भी वही रहती है और जो सभी के दिलों को भा जाती है। बिल्कुल मेगा। और अब मेरा मन कर रहा है कि एक और गाना सुना जाए और हमारे दर्शकों को भी सुनाया जाए। जी, अगला जो हमने गाना जिसकी हम तरफ जाएंगे, अब हमने अपर हिमाचल का गाना तो सुन लिया है, अब जी। क्यों ना हम एक लोअर हिमाचल की तरफ इस बार चलें और कांगड़ा की तरफ इस बार जाते हैं। मेगा, कांगड़ा हमारे प्रदेश का वैसे भी सबसे ज़्यादा संख्यापूर्ण ज़िला है और वहाँ के लोग अपने टाइप का संगीत ज़रूर पसंद करेंगे। चलते हैं कांगड़ी की तरफ और उसको हम अपने दर्शकों के सामने पेश करते हैं। जी। बिलो सिलो सखियां पैना हो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो ओ बिलो सिलो ओ बिलो सिलो बिलो सिलो सखियां पैना हो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो बिलो सिलो सखियां पैना हो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो हट्टी बिकदे बादाम हो बिलो तोप दी जवान हाय तेरी सो हट्टी हट्टी बिकदे छुआरे हो बिलो तोप दी कुवारे हाय तेरी सो बिलो सिलो सखिया पैड़ा हो बिलो ले जानी सोरिया तेरी सो डब्बिया च मिल दियां पीला हो बिलो ले जानी वकीला हाय तेरी सो डब्बिया च मिल दियां पीला हो बिलो ले जानी वकीला हाय तेरी सो हट्टी हट्टी बिक दे बूट हो बिलो मार दी सलूट तेरी सो बिलो सिलो सखिया पैड़ा हो बिलो ले जानी सोरिया तेरी सो छैड़ जच दी तिजो जींस हो तिजो आ गया पसंद रजनीश हो छैड़ जच दी तिजो जींस हो तिजो आ गया पसंद रजनीश हो बिलो सिलो सखियां पैना हो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो ओ बिलो सिलो ओ बिलो सिलो बिलो सिलो सखियां पैना हो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो ले जानी सोरियां तेरी सो बिलो ले जानी सोरियां तेरी सो क्या खूबसूरत पेशकश थी मेगा, मज़ा ही आ गया। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो लोअर हिमाचल के जो हमारे दर्शक हैं उनको ये प्रस्तुति बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली सेगमेंट की ओर। मेगा, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या होने जा रहा है? तो दर्शकों, हमारा अगला और अंतिम सेगमेंट जो है वो होने जा रहा है विरासत।
तो सृजन, हमने सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट में योगा किया, जी। अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को जो है एक करने का योग जो है काम करता है। जी। दूसरा सेगमेंट था संगीत, जी, जो- हमने उसमें हमारे हृदय को मोह दिया और बिल्कुल। हमारे को अंदर तक हमारे को खुशी प्रदान कर दी। क्यों जी। ना तीसरे सेगमेंट में हम हिस्ट्री की तरफ चलें बिल्कुल। और इतिहास की तरफ चलें, ताकि हमारे दिमाग में भी कुछ जाए, कुछ हमारे इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग को जी। फीड करें, कुछ हम नया जान लें। तो ये सुबह बिल्कुल परफेक्ट सुबह हमारे लिए कहलाएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को सुंदर बना लिया। अब थोड़ा दिमाग को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो अभी हमने कांगड़ी गीत सुना था जी। सृजन, तो थोड़ा सा कांगड़ा की जो हिस्ट्री है काफ़ी रिच रही है, जी। तो थोड़ा उसके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। जी, मैंने काफी कांगड़ा की अगर कांगड़ा बात करें, फोर्ट के बारे में भी काफी सुना है। राइट, जी। कांगड़ा की अगर बात करें सृजन, तो कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। जी। और इसकी जो स्थापना है, कहा जाता है कि जो त्रिगर्त जो राज्य था, जी। जो ये रियासत थी, ये काफी प्राचीन रियासत थी जी। और महाभारत काल से पहले जो है इसकी स्थापना की गई थी। जी। अगर हम थोड़ा और तथ्य की बात करें तो भूमि चंद ने जो है इसकी स्थापना जो है सबसे पहले मुल्तान पाकिस्तान में की थी, और इसी वंश और पीढ़ी के आगे चलकर 234वें जो राजा हुए सुशर्मा, तो उन्होंने जो है कांगड़ा किला जब उसकी स्थापना की, तो जाके उन्होंने जो है कांगड़ा में अपना राज्य बनाया। बिल्कुल। तो ये जो कांगड़ा किला है, ये अपने आप में महान इतिहास और बहुत सी कहानियों को संजोए हुए हैं। जी। तो सृजन, आज कांगड़ा किला, कांगड़ा फोर्ट के बारे में हम अपने दर्शकों को कुछ खास उम्दा जानकारी प्रदान करते हैं। बिल्कुल मेगा, हम साथ ही चलते हैं और पूरा घूम के आते हैं कांगड़ा जी किले बिल्कुल। में। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ और देखिए कांगड़ा का इतिहास और कांगड़ा किले के बारे में अनगिनत कहानियां। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है, पर हां, जब पहाड़ों का जिक्र सुंदर मैदानी इलाकों के साथ आए तो यकायक हिमाचल का नाम जुबान पे आना लाजमी है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां की झीलें, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, हरे भरे मैदान, तीज त्योहार, रंग बिरंगी वेशभूषा, कदम कदम पर बदलता खान पान और उससे भी बढ़कर हंसते खेलते सीधे साधे लोग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी कांगड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक और खूबसूरत नगर है कांगड़ा। इसका मूल नाम कानगढ़ था। इस नाम के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। कहते हैं भगवान शिव ने जालंधर नाम के राक्षस को इस स्थान पर भूमि में दबाया था। राक्षस इतना विशाल था कि उसका सिर कांगड़ा घाटी में, कान कांगड़ा किले के नीचे, मुंह ज्वालामुखी में, पीठ जालंधर शहर के नीचे और पांव मुल्तान में दबे हुए हैं। कांगड़ा का अधिकतर भाग पहाड़ी है। इसके उत्तर और पूर्व में बर्फ से लदी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियां हैं तो दक्षिण में व्यास और सतलुज की मध्य की पहाड़ियां। कांगड़ा अपनी सुगंधित चाय के लिए भी विश्वविख्यात है। जहां सर्दी के मौसम में यहां खासी ठंड पड़ती है, वहीं गर्मी में ऋतु सुहावनी हो जाती है। यदि आप पुरातन कला और धरोहर को देखने का शौक रखते हैं तो आइए रूबरू होते हैं हिमाचल के इस नायाब ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को मौन रूपी बयां करते कांगड़ा फोर्ट से। कांगड़ा नगर के दक्षिण में स्थित ये पुराना किला इस नगर की असली पहचान है। आज हम आपका इसी कांगड़ा किले से जुड़े किस्से, कहानियों और इसके इतिहास से साक्षात्कार करवाएंगे। पहाड़ों की शान शिमला से हमारे दूरदर्शन की टीम 230 किलोमीटर के लंबे सफर को तय कर पहुंची एक सीधी तंग पहाड़ी पर बने कांगड़ा कोट यानी कांगड़ा किले पर। कांगड़ा दुर्ग अभेद्य होने के लिए जाना जाता है। यह दुर्ग मांझी और बाणगंगा नदियों से घिरा एक चोटी पहाड़ी पर स्थित है, जहां से सारी कांगड़ा घाटी पर नजर रखी जा सकती है।
ये किला 4.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसे भारत का ही नहीं, विश्व का भी सबसे प्राचीन किला माना जाता है, जिसका इतिहास सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण महाभारत युद्ध के उपरांत यहाँ के राजा सुशर्मा चंद ने करवाया था, जो युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। कहते हैं इतिहास की पृष्ठभूमि को जब हम पढ़ते हैं तो रोमांचित होते हैं, लेकिन जब उसी पृष्ठभूमि को जब हम रूबरू देखते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं। अभी हम इस वक्त हैं कांगड़ा फोर्ट में, हमारे बीच मौजूद हैं कुछ सीनियर सिटीजन। मैंने तो ये महसूस किया कि ज़िंदगी में इतने साल इस सड़क से गुजरा हूँ और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको देखने की मैंने बहुत बार लूज़ की है। हमें बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ पे, हमने बहुत इस चीज़ को मिस किया है। हम लोग बहुत बार यहाँ से गुजरे हैं, एक बार नहीं बहुत बार, और रहने वाले भी हम हिमाचल के ही हैं, इसलिए हमें आज ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे कि हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। ये धरोहर जो अपनी संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, राष्ट्र के बारे में पुरानी हिस्ट्री है, ये सब जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा अतीत कितना सुंदर रहा है। किले को नगरकोट भी कहा जाता था। इसमें रहने वालों को कोटिच कहते थे और यही कोटिच शब्द समय के साथ साथ कटोच में बदल गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के शासक रहे। अब इतिहास की बात करें तो कांगड़ा किला 4वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसका प्रमाण सिकंदर के समय के युद्ध संबंधी रिकॉर्डों में मिलता है। दर्शनी द्वार किले का सबसे पुराना भाग है। ये काफी छोटा दरवाजा है। छोटा होने की वजह से किसी को भी गर्दन झुकाकर ही प्रवेश करना पड़ता था, और अगर वो व्यक्ति दुश्मन होता तो वहां छिपा सिपाही उसका सर धड़ से अलग कर देता। इस किले पर 52 से भी अधिक बार हमला किया गया। 52 से भी अधिक बार। सबसे पहले कश्मीर के राजा श्रेष्ठा ने 470 ईस्वी में इस पर हमला किया। लुटेरे महमूद गजनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने सोमनाथ पर सन 1026 में आक्रमण किया था, परंतु उससे भी पहले सन 1009 में गजनी ने तैमूर के साथ मिलकर इस किले को लूटा। कहते हैं वो हाथियों और ऊंटों पर यहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भर भर के ले गए, और ये सब बिना लड़ाई लड़े, क्योंकि किले की सेना और शासक किसी और युद्ध में कुल्लू गए हुए थे। फिर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी 14वीं शताब्दी में, जब फिरोज शाह तुगलक के मन में इस किले को कब्जे में करने की लालसा जगी। किले के बाहर तुगलक ने काफी समय तक घेराबंदी की, पर किले के भीतर प्रवेश न कर पाया। कहते हैं एक दिन तुगलक एक पहाड़ी पर खड़ा अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहा था कि इधर किले पर उस समय के शासक किले का मुआयना कर रहे थे। दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी और दोनों ने हाथ हिलाए और वो युद्ध वहीं समाप्त हो गया। इतिहास के पन्नों में यूं तो कई फोर्ट्स दर्ज हैं, और उन्हीं फोर्ट्स में से एक, यानी उन्हीं किलों में से एक कांगड़ा फोर्ट पे हम अपने अपने कैमरा टीम के साथ मौजूद हैं। हमारे बीच एक यंग ITN मौजूद हैं। ये कैमरा शाई हैं, बाइट देने के लिए तैयार नहीं थी, बट हमने रिक्वेस्ट की कि आपने इस किलो को कब देखा, किस तरह से देखा, क्या समझा, क्या परखा। डेफिनेटली हमें आना चाहिए था, बिकॉज इसी से पता लगता हम कहाँ से आए हैं, पहले के लोग कौन थे, कैसे रहते थे, फील करना कैसे लोग यहाँ से जाते थे, एंड आर्मीज़ कैसे जाती थी, लड़ाइयाँ होती थी यहाँ पे, तो वो सब देखना, फील करना, वो आना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आपको नहीं पता लगेगा। इस तरह के मॉन्यूमेंट्स जो हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्रूव करने चाहिए, और मेंटेन करने चाहिए, लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए एडवर्टाइज भी करना चाहिए इस बारे में, ताकि लोग इन साइट्स को देख पाएँ, इन साइट्स को जान पाएँ। जब दिल्ली में मुगलों का राज आया तो अकबर ने भी इस किले का गुरूर तोड़ने की सोची, पर उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद जहांगीर आए और वो 1620 में लंबी चौड़ी सेना लेकर कांगड़ा पहुंच गए। 14 महीने घेराबंदी चली रही।
अंदर खाने का सामान समाप्त हो गया। फैसला हुआ कि दरवाजे खोल दिए जाए और उसके बाद जो घमासान युद्ध हुआ उसमें 12,000 से ऊपर कटोच राज के सैनिकों ने अपनी आहुति दी और किले की महिलाओं ने किले के अंदर कपूर सागर तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अपनी जीत की खुशी में जहांगीर ने जहांगीरी द्वार का निर्माण किया और साथ ही एक मस्जिद भी बनवाई। धीरे धीरे मुगलों का वर्चस्व कम होने लगा। 1786 में महाराजा संसार चंद ने इस किले को वापस जीत लिया, पर साथ ही साथ उन्होंने आसपास की रियासतों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर रियासतों ने गोरखों की सहायता मांगी और 4 वर्ष तक किले की घेराबंदी जारी रखी। आखिरकार राजा संसार चंद भेष बदलकर किसी तरह किले से निकले और महाराजा रणजीत सिंह की सहायता ली और समझौता किया। 1809 ईस्वी के इसी समझौते के फलस्वरूप ये किला रणजीत सिंह के पास चला गया। शूटिंग के दौरान सैलानियों की भीड़, कौतूहलता एवं आकर्षण ने हमारी कैमरा टीम को भी प्रोत्साहित किया। फिल वक्त हमारी जो टीम है कांगड़ा फोर्ट के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे बीच मौजूद हैं कुछ व्यूवर्स। आई जाने की कोशिश ये करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या कुछ देखा। यूँ तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे किले हैं, बात करें राजस्थान की या और भी जगहों की, बट मैंने ये चीज़ देखा कि ये सभी चीज़ें हमें इतिहास के कुछ पार्ट्स के बारे में बताती है। मैं ज़रूर ये देखता हूँ कि जो भी हमारे किले हैं पुराने हैं, पर आजकल के नौजवान इसको थोड़ा अपने तरीके से इस पर कलाकारी करते हैं। मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये सही नहीं है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने राजा की न्यू आकृति देखी यहाँ पे। एशियन टाइम में जो राजा ने आकृति वगैरह बनाई यहाँ पे, वो मैंने देखी यहाँ पे। ये फोर्ट बड़ा ही अच्छा है। ये तो मैंने हिस्ट्री के अंदर काफ़ी किलों के बारे में पढ़ा है। कांगड़ा फोर्ट का उसमें ज़्यादा जिक्र नहीं है, इसलिए मेरी ज़्यादा उत्सुकता भी थी कि जब मैं इधर आऊँ तो ये चीज़ कैसी हो। और इधर आके देखा तो वाकई में इधर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको इतिहास के, जैसे मैं पहले ही बताया, कुछ चीज़ों के बारे में बताती है, उन चीज़ों के बारे में बताती है जो आपने नहीं पढ़ी है, जैसे, और उन चीज़ों के बारे में बताती है जो वहाँ पे बुक्स के अंदर में भी सही तरीके से नहीं दी होंगी और आपको यहाँ पे एक एक्चुअल पिक्चर मिलती है।